हैरी पॉटर और मौत के तोहफे अध्याय 16 गॉड्रिक्स हॉलो। अगले दिन जब हैरी जागा तो उसे बीते दिन की घटनाएं याद आने में कुछ पल लग गए। फिर उसने बचकानी उम्मीद की कि जरूर बुरा सपना होगा, रॉन अब भी वहीं होगा, घर नहीं गया होगा। मगर तकिए पर सिर घुमाते ही रॉन का खाली बिस्तर दिखा। ये किसी मुर्दा शरीर की तरह उसकी आंखों को खींच रहा था। हैरी अपनी बर्थ से नीचे कूदा। हरमाइनी पहले ही किचन में व्यस्त थी। उसने हैरी को गुड मॉर्निंग नहीं कहा, बल्कि उसके पास से गुजरते समय जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। वो चला गया है, हैरी खुद से बोला। वो चला गया है। नहाते और कपड़े पहनते समय वो यही सोचता रहा, जैसे बार बार दोहराने से इसका सदमा कम हो जाए। वो चला गया है और वापस नहीं लौट रहा है। हैरी जानता था सच्चाई यही है, क्योंकि उनकी सुरक्षात्मक सम्मोहनों के कारण एक बार फिर इस जगह से दूर जाने के बाद रॉन उन्हें कभी नहीं खोज पाएगा। उसने और हरमाइनी ने खामोशी में नाश्ता किया। हरमाइनी की आंखें फूली और लाल थीं, ऐसा लग रहा था वो रात को सोई नहीं थी। उन्होंने सामान पैक कर लिया। हालांकि हरमाइनी टाल मटोल कर रही थी। वो जानता था वो इस नदी के किनारे इस पड़ाव से जाने में इतना समय क्यों लगा रही थी। हैरी जानता था वो खुद को मुगालते में रख रही थी कि भारी बारिश में उसे कदमों की आहट सुनाई दी थी, लेकिन पेड़ों के बीच में लाल बालों वाली कोई आकृति नजर नहीं आई थी। हरमाइनी की देखा देखी हैरी बार बार जंगल की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो खुद भी यही उम्मीद कर रहा था। बहरहाल उसे बारिश भरे जंगल के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके भीतर आवेश की एक और लहर उठी। उसे रॉन की बात सुनाई दे रही थी। हमने सोचा था तुम्हें पता होगा, तुम क्या कर रहे हो। सीने पर बोझ महसूस करते हुए वो दोबारा पैकिंग करने लगा। सामान्य स्थिति में वो इस जगह से जिस वक्त रवाना होते और उसके लगभग 1 घंटे बाद तक टाल मटोल करते रहे। आखिरकार अपने बैग को 3 बार पूरी तरह खाली और पैक करने के बाद हरमाइनी को देर करने का कोई बहाना नहीं सूझा। वो और हैरी हाथ पकड़कर अंतर्ध्यान हो गए। वो झाड़ियों से ढकी एक हवादार पहाड़ी में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हरमाइनी ने हैरी का हाथ छोड़ दिया और उसे दूर जाकर बड़ी चट्टान पर बैठ गई। उसका चेहरा घुटनों के बीच वो हिल रही थी। हैरी समझ गया था वो सुबक रही है। वो उसे देखता रहा। उसे लग रहा था कि जाकर हरमाइनी को तसल्ली देना चाहिए, लेकिन वो किसी कारण वहीं रुका रहा। उसके भीतर हर चीज ठंडी और जकड़न भरी थी। एक बार फिर उसे रॉन के चेहरे पर मौजूद हिकारत का भाव याद आ गया। हैरी उठकर खड़ा हो गया। वो हरमाइनी के चारों तरफ एक बड़े गोले में चलने लगा। उन सुरक्षात्मक मंत्रों को पढ़ रहा था जिन्हें आमतौर पर हरमाइनी पढ़ती थी। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने रॉन का कोई जिक्र नहीं किया। हैरी ने ठान लिया था वो उसका नाम नहीं लेगा। हरमाइनी जानती थी इस मुद्दे पर बहस का कोई फायदा नहीं है। कई बार रात को हैरी को उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती, जब हरमाइनी को लगता था कि हैरी सो गया है। इस दौरान हैरी हॉगवर्ट्स का नक्शा निकालकर छड़ी की रोशनी में उसे बार बार देखता। वो उस पल का इंतजार करता जब रॉन के नाम वाला बिंदु हॉगवर्ट्स के गलियारों में नजर आएगा, जिससे साबित हो जाएगा कि शुद्ध खून वाला होने के नाते वो सुरक्षित रूप से आरामदेह महल में लौट गया है। बहरहाल रॉन नक्शे में नजर नहीं आया। कुछ समय बाद हैरी ने पाया वो लड़कियों के कमरे में जिनी के नाम को घूर रहा है। वो सोच रहा था जिस शिद्दत से वो उसकी ओर घूर रहा था, क्या उससे जिनी की नींद टूट जाएगी? क्या उसे ये पता चल जाएगा कि वो उसके बारे में ही सोच रहा था और उसके सही सलामत होने की उम्मीद कर रहा था? दिन में वो ये तय करने की कोशिश करते थे कि गरुड़ द्वार की तलवार कहाँ छिपी हो सकती है। डंबलडोर ने उसे कहाँ छिपाया होगा? इस बारे में वो जितनी ज़्यादा बातें करते थे, उनके अनुमान उतने ही ज़्यादा बेतुके और हवाई थे। अपने दिमाग पर पूरा जोर डालने के बाद भी हैरी को याद नहीं आया डंबलडोर ने किसी ऐसी जगह का जिक्र किया था जहाँ वो कोई चीज़ छुपा सकते थे। कई ऐसे मौके आए जब वो ये तय नहीं कर पाया था कि रॉन पर वो ज़्यादा गुस्सा है या डंबलडोर पर। हमने सोचा था तुम्हें पता होगा तुम क्या कर रहे हो। हमने सोचा था डंबलडोर ने तुम्हें बता दिया है क्या करना है। हमने सोचा था तुम्हारे पास पक्की योजना है। वो खुद से ये बात नहीं छिपा पाया। रॉन ने शायद सही कहा था। डंबलडोर ने उसके लिए एक भी सुराग नहीं छोड़ा था। उन लोगों ने एक होर्क्रक्स खोज लिया था, लेकिन नष्ट करने का कोई साधन नहीं था। बाकी होर्क्रक्सों तक पहुंचना पहले जितना ही असंभव लग रहा था। निराशा उस पर हावी हो रही थी। वो कुछ भी नहीं जानता था। उसके पास कोई विचार नहीं था, कोई पक्की योजना नहीं थी, और अब तो उसे रह रहकर ये डर भी लग रहा था कि हरमाइनी भी किसी पल उससे कह सकती है अब बहुत हो चुका, वो जा रही है। वो लगभग खामोशी में रातें गुजार रहे थे। हरमाइनी फिनिस नाइजेलस की तस्वीर को बार बार निकाल कर एक कुर्सी पर रखने लगी थी, जैसे इससे रॉन की कमी पूरी हो जाएगी। हालांकि फिनिस नाइजेलस ने दोबारा कभी ना आने की धमकी दी थी।
लेकिन शायद वो हैरी की योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रलोभन को नहीं छोड़ पाया, इसलिए हर कुछ दिनों में आंखों पर पट्टी बांध कर आने के लिए तैयार हो गया। हैरी को भी उसे देखकर खुशी होती, उसके आने से बोरियत दूर होती थी। हालांकि वो ताने भी मारता था। वे हॉगवर्ट्स में होने वाली घटनाओं की खबर पाकर खुश होते थे। हालांकि फिनिस नाइजेलस आदर्श खबरी नहीं था। वो स्नैप का सम्मान करता था, जो उसके बाद नाग शक्ति हाउस का पहला हेड मास्टर। बहरहाल फिनिस नाइजेलस से उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थीं। कुछ विद्यार्थी स्नैप के खिलाफ लगातार बगावत कर रहे थे, जिन्हीं की हॉग्समीड जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्नैप ने अम्बरीश के पुराने आदेश को दोबारा लागू कर दिया था, जिसके तहत 3 या अधिक विद्यार्थियों के एक साथ होने और किसी भी तरह की अनाधिकारिक विद्यार्थी सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये सुनकर हैरी इस नतीजे पर पहुंचा था कि जिनी और शायद उसके साथ नेविल और लूना डंबलडोर की सेना के काम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे थे। इस छोटी सी खबर से हैरी के मन में जिनी को देखने की जो प्रबल इच्छा हुई, उसके सीने में दर्द होने लगा। बहरहाल इससे उसे दोबारा रॉन, डंबलडोर और हॉगवर्ट्स की याद आ गई, जिससे बिछड़ने का उसे उतना ही अफसोस था जितना कि अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड से बिछड़ने का था। जब फिनिस नाइजेलस ने स्नैप की सजाओं की खबर सुनाई तो हैरी के मन में एक दीवानगी भरी कल्पना आई कि वह स्नैप के प्रशासन को अस्थिर करने के लिए दोबारा स्कूल पहुंच जाए। अच्छा खाना, नर्म बिस्तर, दूसरे लोगों पर जिम्मेदारी होना उस पल दुनिया की सबसे बढ़िया संभावना लग रही थी। लेकिन फिर से याद आया कि वो अवांछित क्रमांक 1 था। उसके सिर पर 10,000 गैलेन का पुरस्कार था। फिनिस नाइजेलस ने अनजाने में इस बात की पुष्टि कर दी थी। फिनिस नाइजेलस ने जब हैरी और हरमाइनी से पते ठिकाने के बारे में सवाल किए, या जब भी वो ऐसा करता था, तो हरमाइनी उसकी तस्वीर को वापस बैग में ठूस देती थी। और इस अप्रत्याशित विदाई से नाराज फिनिस नाइजेलस कुछ दिनों तक दोबारा प्रकट नहीं होता था। मौसम ज्यादा ठंडा हो गया था। आते जाते हुए उन्हें सिटिंग रूम से कई खिड़कियों में जगमगाते क्रिसमस ट्री दिखने लगे थे। इसके कुछ समय बाद एक शाम को हैरी ने सुझाव देने का फैसला किया कि शायद उन्हें उस जगह पर खोज करनी चाहिए जिसे उन्होंने अब तक नज़रअंदाज किया था। उन्होंने अभी अभी असामान्य रूप से अच्छा खाना खाया था। हरमाइनी अदृश्य चोगे में सुपरमार्केट गई थी और हैरी ने सोचा था कि भरपेट अच्छा खाना खाने के बाद हरमाइनी से अपनी बात मनवाना आसान होगा। उसने दूरदर्शिता से ये सुझाव दिया कि वो कुछ घंटे तक होर्क्रक्स ना पहने और इसे करीब वाली बर्थ के सिरे पर लटका दें। हरमाइनी वो बीडल की कहानियाँ पुस्तक लेकर हत्थे वाली कुर्सी पर बैठी थी। हैरी कल्पना नहीं कर पाया वो इस पुस्तक को कितने समय तक पढ़ेगी, जो आखिरकार ज़्यादा बड़ी नहीं थी। बहरहाल वो अब भी इसमें किसी चीज़ को खोजने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कुर्सी के हत्थे पर स्पेलमेंस की स्लेबरी खुली हुई थी। हैरी ने खकार कर गला साफ किया। उसे वैसा ही महसूस हुआ जैसा कुछ साल पहले तब हुआ था जब उसने प्रोफेसर मैगोनिगल से पूछा था क्या वो डजली दंपत्ति की इजाज़त के बिना हॉग्समीड जा सकता है। हरमाइनी, मैं सोच रहा हूँ। हैरी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जाहिर है वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसने आगे झुककर बीडल की कहानियां पुस्तक हैरी की ओर बढ़ा दी। इस प्रतीक को देखो। उसने एक पन्ने की तरफ इशारा किया। हैरी को वहां कहानी का शीर्षक दिखा। वहां पर एक त्रिकोणीय आंख की तस्वीर थी जिसकी पुतली पर ऊपर से नीचे एक रेखा थी। मैंने कभी पुरातन लिपि का अध्ययन नहीं किया है हरमाइनी। मैं जानती हूँ, लेकिन ये पुरातन लिपि नहीं है और ये स्लेवरी में भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये आंख की तस्वीर है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। इसे स्याही से बनाया गया है। देखो, किसी ने इसे यहाँ बनाया है। दरअसल ये किताब का हिस्सा नहीं है। सोचो, क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? नहीं, 1 मिनट रुकना। हैरी ने ज्यादा गौर से देखा। कहीं ये वही प्रतीक तो नहीं है जिसे लूना के डैडी अपने गले में लटका कर रखते हैं? मैंने भी यही सोचा था। फिर तो ये ग्रिंडेलवाल्ड का निशान है। हरमाइनी का मुंह खुला रह गया। क्या? क्रम ने मुझे बताया था। उसने हरमाइनी को वो सब बताया जो विक्टर क्रम ने उसे शादी में बताया था। हरमाइनी हैरान रह गई। ग्रिंडेलवाल्ड का निशान? उसने हैरी को, फिर उस अजीब प्रतीक को देखा, फिर हैरी को देखने लगी। मैंने कभी नहीं सुना था ग्रिंडेलवाल्ड का कोई निशान भी था। मैंने उसके बारे में जितना पढ़ा था उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था। देखो, जैसे मैंने कहा, क्रम ने बताया था ये प्रतीक डर्मस्ट्रैंग की दीवार पर बना था। ग्रिंडेलवाल्ड ने उसे वहाँ बनाया था। हरमाइनी दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। उसने तीवरियां चढ़ा ली। अजीब बात है, अगर ये काले जादू का प्रतीक है तो ये बच्चों की कहानियों की पुस्तक में क्या कर रहा है? हाँ, ये अजीब है, हैरी ने कहा। और इसे स्क्रिमग्योर ने क्यों नहीं पहचाना? वो मंत्री था, उसे तो काले जादू का विशेषज्ञ होना चाहिए था। मैं जानती हूँ, शायद मेरी तरह उसने भी सोचा होगा ये आँख है, बाकी सभी कहानियों के शीर्षक के ऊपर छोटी तस्वीरें हैं।
वो कुछ नहीं बोली, अजीब से निशान को देखती रही। हैरी ने दोबारा कोशिश की। हरमाइनी, मैं गॉड्रिक्स हॉलो जाना चाहता हूँ। हरमाइनी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें उस पर केंद्रित नहीं थी। हैरी को यकीन था वो अब भी पुस्तक के रहस्यमय निशान के बारे में सोच रही थी। वो बोली, हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच रही हूँ। दरअसल मुझे भी लगता है कि हमें जाना चाहिए। क्या तुमने मेरी बात सही सुनी है? उसने पूछा। जाहिर है, मैंने सुना है तुम गॉड्रिक्स हॉलो जाना चाहते हो। मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं किसी और जगह के बारे में नहीं सोच सकती जहाँ ये हो। काम तो खतरनाक है, लेकिन मैं इस बारे में जितना ज़्यादा सोचती हूँ, इस बात की संभावना उतनी ज़्यादा नज़र आती है कि ये वहीं होगी। क्या वहाँ होगी? हैरी ने पूछा। तलवार हैरी, डंबलडोर ज़रूर जानते होंगे तुम वहाँ जाना चाहोगे। इसके अलावा गॉड्रिक्स हॉलो गौरव गरुण द्वार का जन्म स्थान है। क्या? गौरव गरुण द्वार गॉड्रिक्स हॉलो में पैदा हुए थे? हैरी, तुमने जादू का इतिहास पुस्तक कभी खोली भी है? हाँ, उसने कहा, और महीनों बाद शायद पहली बार मुस्कुराया। उसे अपने चेहरे की मांसपेशियां अजीब तरह से सख्त महसूस हुई। मैंने इसे खोला था खरीदते समय, बस एक बार। देखो, चूंकि इस गांव का नाम उनके नाम पर रखा गया है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम संबंध जोड़ लोगे। काफ़ी समय बाद वो अपने पुराने स्वरूप में दिख रही थी। हैरी को लग रहा था अब शायद वो ये कहेगी कि वो लाइब्रेरी जा रही है। जादू का इतिहास पुस्तक में इस गांव का जिक्र है, ज़रा ठहरो। हरमाइनी ने बैग खोला। आखिरकार उसने बथिल्डा बैगशॉट की पुस्तक जादू का इतिहास निकाली। वो इसे तब तक पलटती रही जब तक मन चाहे पन्ने पर नहीं पहुंच गई। 1689 के अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता अधिनियम पर हस्ताक्षर होने के बाद जादूगर छुपकर रहने लगे। वो मगलू समुदाय के भीतर अपने छोटे समुदाय बनाकर रहने लगे। आपसी सहारे और सुरक्षा की खातिर कई छोटे गांवों में कई जादूगर परिवार एक साथ रहने लगे। कार्नवाल में कीनवर्थ, यॉर्कशायर में अपर फ्लेजली और इंग्लैंड के दक्षिणी किनारे पर ओटरी सेंट कैचपोल के गांव जादूगर परिवारों के प्रमुख ठिकाने बन गए, जो सहिष्णु और कई बार सम्मोहित मगलुओं के बीच रहते थे। इन अर्ध जादुई निवास स्थानों में गॉड्रिक्स हॉलो शायद सबसे मशहूर है। ये वेस्ट कंट्री का वो गांव है जहां महान जादूगर गौरव गरुण द्वार पैदा हुए थे, और यहीं पर लुहार जादूगर बाउमैन राइट ने पहली बार सुनहरी गेंद बनाई थी। कब्रिस्तान में प्राचीन जादूगर परिवारों के नाम भरे हुए हैं, और निस्संदेह इसी वजह से यहाँ के छोटे से चर्च के भुतहा होने की कई कहानियाँ सदियों से फैली हैं। तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का कोई जिक्र नहीं है, हरमाइनी ने पुस्तक बंद करते हुए कहा, क्योंकि प्रोफेसर बैगशॉट 19वीं सदी के अंत के बाद किसी भी चीज़ का उल्लेख नहीं करती हैं। लेकिन तुमने देखा, गॉड्रिक्स हॉलो, गौरव गरुण द्वार की तलवार। तुम्हें नहीं लगता डंबलडोर को ये उम्मीद होगी तुम ये संबंध जोड़ लोगे? ओह हाँ। हैरी ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि गॉड्रिक्स हॉलो जाने का सुझाव देते समय वो तलवार के बारे में नहीं सोच रहा था। उसके लिए उस गांव का आकर्षण उसके माता पिता की कब्रों में था, उस मकान में था जहां वो मौत से बाल बाल बचा था, और बथिल्डा बैगशॉट में था। याद है मुरियल ने क्या कहा था? उसने अंततः पूछा। कौन? वो झिझका, क्योंकि वो रॉन का नाम नहीं लेना चाहता था। जिनी की ग्रेट आंट शादी में जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे टखने बहुत पतले हैं। ओह, ये बहुत ही उलझन भरा पल था। हैरी जानता था हरमाइनी को यह एहसास हो गया है कि वो रॉन का नाम लेने वाला था। हैरी आगे बोला, उसने कहा था कि बथिल्डा बैगशॉट अब भी गॉड्रिक्स हॉलो में रहती हैं। बथिल्डा बैगशॉट? हरमाइनी बुदबुदाई और जादू का इतिहास के सामने वाले कवर पर उभरे बथिल्डा के नाम पर उंगली फेरी। अच्छा, मुझे लगता है। उसने इतने नाटकीय तरीके से आह भरी कि हैरी का दिल धक से रह गया। वो अपनी छड़ी निकाल कर टेंट के दरवाजे की तरफ घूम गया। उसे आशंका थी यहाँ उसे कोई हाथ दिखेगा जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। क्या? उसने आधे गुस्से और आधी राहत से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा था तुमने किसी प्राण बख्शी को टेंट में घुसते देख लिया है। हैरी, अगर बथिल्डा के पास तलवार हुई तो? अगर डंबलडोर ने तलवार उसके पास रख दी हो तो? हैरी ने इस संभावना पर विचार किया। बथिल्डा अब तक बहुत बूढ़ी हो चुकी होंगी, मुरियल के अनुसार सठिया चुकी होंगी। क्या इस बात की संभावना थी कि डंबलडोर ने गरुण द्वार की तलवार उसके पास छुपाई होगी? हैरी ने महसूस किया, अगर ऐसा है तो डंबलडोर ने बहुत कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। डंबलडोर ने उसे ये कभी नहीं बताया कि उन्होंने असली तलवार की जगह नकली तलवार रख दी है। उन्होंने बथिल्डा के साथ अपनी दोस्ती का कोई जिक्र नहीं किया। बहरहाल इस समय हरमाइनी के सुझाव पर शंका जाहिर करने का नहीं था। तब तो बिल्कुल नहीं, जब वो हैरी की सबसे प्रिय हसरत को मानने के लिए आश्चर्यजनक रूप से चुप थी। हाँ, वो ऐसा कर सकते थे।
तो क्या हम गॉड्रिक्स हॉलो चलें? हाँ, लेकिन इसके बारे में हमें सावधानी से सोचना होगा हैरी। हरमाइनी अब बैठ रही थी। हैरी जानता था कि दोबारा योजना बनाने की संभावना से उसकी ही तरह हरमाइनी का मूड भी ठीक हो गया था। इसके लिए सबसे पहले हमें अदृश्य चोगे के नीचे साथ साथ अंतर्ध्यान होने का अभ्यास करना होगा और शायद विभ्रम सम्मोहन के प्रयोग में भी समझदारी होगी, जब तक कि हम भेस बदल काढ़े का दोबारा इस्तेमाल न करना चाहें। ऐसा करने के लिए हमें किसी के बाल हासिल करने होंगे। शायद यही करना ज़्यादा बेहतर होगा हैरी। हमारा हुलिया जितना ज़्यादा अलग होगा उतना ही बढ़िया है। हैरी ने हरमाइनी को बोलने दिया। जब भी वो थोड़ा ठहरती तो वो सिर हिलाकर सहमति जताने लगता, लेकिन उसका दिमाग हरमाइनी की बातों में नहीं था। वो घर जाने वाला था, वो उस जगह लौटने वाला था जहाँ उसका परिवार रहता था। अगर वोल्डेमॉर्ट नहीं होता तो वो गॉड्रिक्स हॉलो में बड़ा होता, वहीं स्कूल की हर छुट्टी बिताता। वो अपने घर पर दोस्तों को बुला सकता था, उसके भाई बहन हो सकते थे, उसके 17वें जन्मदिन का केक उसकी मम्मी ने बनाया होता। जो जिंदगी उसने खो दी थी वो इस पल जितनी वास्तविक लग रही थी उतनी कभी नहीं लगी। वो उस जगह को देखने वाला था जहां उससे इस सुखद जिंदगी की संभावना को छीन लिया गया था। जब उस रात हरमाइनी सोने चली गई तो हैरी ने उसके हैंड बैग में से अपना बैग निकाला और उसके भीतर से फोटो का एल्बम निकाला जो हैग्रिड ने उसे काफ़ी समय पहले दिया। महीनों बाद पहली बार हैरी ने अपने माता पिता की पुरानी तस्वीरें देखी जो उसकी तरफ हाथ हिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बस अब उनकी यही निशानियां बची थीं। हैरी अगले ही दिन खुशी खुशी गॉड्रिक्स हॉलो जाना चाहता था, लेकिन हरमाइनी का ख्याल कुछ और था। उसे यकीन था वोल्डेमॉर्ट को उम्मीद होगी हैरी अपने माता पिता की कब्रों को देखने जाएगा। हरमाइनी ने संकल्प कर लिया था वो सबसे अच्छे वेश में छिपने के बाद ही वहां से जाएंगे। उन्होंने क्रिसमस की खरीदारी में जुटे मगलुओं के बाल चुपके से हासिल कर लिए। अदृश्य चोगे के नीचे एक साथ अंतर्ध्यान होना सीख लिया। 1 सप्ताह बाद जाकर हरमाइनी ने यात्रा के लिए हाँ की। उनकी योजना ये थी कि वो अंधेरे में अंतर्ध्यान होकर गांव में पहुंचें, इसलिए उन्होंने देर शाम को आखिरकार भेस बदल काढ़ा पिया। हैरी फौरन एक अधगंजे अधेड़ मगलू में बदल गया, हरमाइनी उसकी नाटी और थोड़ी सहमी हुई पत्नी में। उन्होंने अपना सारा सामान बैग में रख लिया। होर्क्रक्स को छोड़कर चैन को हैरी ने गले में डाल लिया था और उस बैग को हरमाइनी ने अपनी कोट की भीतर वाली जेब में रख लिया। हैरी ने दोनों पर अदृश्य चोगा डाला। वो घूमकर दम घोटू अंधेरे में खो गए। हैरी ने आंखें खोली, उसका दिल उछलकर गले में पहुंच गया था। वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े एक बर्फ भरी गली में खड़े थे। उनके सामने सुनहरी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में थोड़ी दूरी पर गांव का चौराहा दिख रहा था। इतनी सारी बर्फ, हरमाइनी चोगे के नीचे फुसफुसाई। हमने बर्फ के बारे में क्यों नहीं सोचा? हमारे पैरों के निशान पीछे छूट जाएंगे, उन्हें मिटाना होगा। तुम आगे आगे चलो, मैं निशान मिटाती चलती हूँ। हैरी पेंटोमाइम करने वाले घोड़े की तरह गांव में दाखिल नहीं होना चाहता था और अदृश्य रहकर जादू से निशान भी नहीं मिटाना चाहता था। हैरी बोला, हम चोगा उतार देते हैं। जब हरमाइनी के होश फाख्ता हो गए तो वो बोला, छोड़ो भी, हम अपने असली रूप में तो नहीं हैं, वैसे भी आसपास कोई नहीं दिख रहा। उसने चोगा अपनी जैकेट में रख लिया, आगे की तरफ चल दिए। जब वो घरों के पास से गुजरे तो बर्फीली हवा उनके चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ी। उनमें से कोई सा भी वो घर हो सकता था जिसमें जेम्स और लिली कभी रहे थे, जहाँ बथिल्डा इस वक्त रहती होगी। वो सोच रहा था कि क्या इन्हें देखकर उसे कुछ याद आता है। मन ही मन वो जानता था कि यह संभव है, क्योंकि वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जब गया था तब उसकी उम्र लगभग 1 साल थी। उसे तो ये यकीन ही नहीं था कि उसे वो मकान नजर भी आएगा। उसे पता नहीं था रहस्य रक्षकों के मरने के बाद क्या होता है। जिस छोटी सी गली में वो चल रहे थे, कुछ समय बाद वो घूमकर बाईं ओर मुड़ गई और उन्हें गांव के बीच एक छोटा सा चौराहा दिखा। चौराहे के चारों तरफ रंगीन रोशनियां थीं। इसके बीच में युद्ध का स्मारक था जो हवा में लहरा रहे क्रिसमस ट्री से थोड़ा ढक गया था। यहाँ पर बर्फ पर काफ़ी सारे निशान थे। लोग दिन भर इस पर चले थे। हैरी, मुझे लगता है आज क्रिसमस ईव है, हरमाइनी ने कहा। क्या सचमुच? उसे तारीख पता नहीं थी। उन्होंने कई हफ्तों से अखबार की झलक तक नहीं देखी थी। मुझे यकीन है आज क्रिसमस ईव है। वे लोग वहाँ होंगे, है ना? तुम्हारे मम्मी डैडी?
मुझे इसके पीछे कब्रिस्तान नजर आ रहा है। हैरी को रोमांच महसूस हुआ, जो रोमांच से परे था। एक तरह से इसे डर की संज्ञा दी जा सकती थी। अब इतने करीब आने पर वो सोचने लगा कि वो क्या सचमुच देखना चाहता है। शायद हरमाइनी उसकी भावनाओं को समझ गई थी। उसने हैरी का हाथ पकड़ लिया और पहली बार उसके आगे चलकर उसे खींचने लगी। बहरहाल आधा चौराहा पार करने के बाद रुक गई। देखो हैरी, वो युद्ध के स्मारक की तरफ इशारा कर रही थी। जब वो इसके पास से गुजरे थे तो इसका स्वरूप बदल गया था। नामों से ढके स्मारक की जगह अब 3 लोगों की मूर्तियां थीं। बिखरे बालों और चश्मे वाला एक आदमी, लंबे बालों वाली एक सुंदर औरत और उसकी गोद में बैठा एक बच्चा। बर्फ उन सभी के सिर पर रोएदार सफ़ेद टोपियों की तरह जमी थी। हैरी ने ज़्यादा करीब जाकर अपने मम्मी डैडी के चेहरों को देखा। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यहाँ एक मूर्ति होगी। अपनी पत्थर की मूर्ति देखना कितना अजीब था। एक खुश बच्चा जिसके माथे पर कोई निशान नहीं था। चलो हैरी, वो दोबारा चर्च की ओर चल दिए। सड़क पार करते समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मूर्ति एक बार फिर युद्ध के स्मारक में बदल गई थी। जैसे जैसे वो चर्च के पास पहुंचे, भजन की आवाज़ तेज हो गई। हैरी का गला रुंध गया। इसने उसे हॉगवर्ट्स की याद दिला दी, जहां पीप्स कवचों के भीतर से भजनों के बदतमीजी भरे संस्करण गाता था, जहां बड़े हॉल में 12 क्रिसमस ट्री लगते थे, जहां डंबलडोर ने एक बार पटाखे में जीता हैट पहना था, जहां रॉन हाथ से बुना स्वेटर पहने था। कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार का छोटा सा गेट खोलकर वो चुपके से भीतर पहुंच गए। चर्च के पीछे कब्र के पत्थर बर्फ के नीले कंबल में से बाहर निकलते दिख रहे थे, क्योंकि जहां भी कांच की खिड़की से आती रोशनी बर्फ से टकराती थी, ये लाल, सुनहरे और हरे रंगों की छटा बिखेरने लगती थी। हाथ को जैकेट की जेब में रखी छड़ी पर जमाते हुए हैरी सबसे करीबी कब्र की ओर बढ़ा। ये देखो, ये एबॉट है। आन्ना का कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। अपनी आवाज़ नीचे रखो, हरमाइनी ने उससे विनती की। वो कब्रिस्तान में और अंदर चले गए, बीच बीच में आसपास के अंधेरे में आंखें गड़ाकर सुनिश्चित करते कि वो अकेले हैं। हैरी, यहाँ। हरमाइनी 2 कतार दूर थी। हैरी जब उसके पास गया तो उसका दिल उछल रहा था। क्या मेरे मम्मी डैडी? नहीं, लेकिन देखो तो सही। उसने स्याह पत्थर की ओर इशारा किया। हैरी ने झुककर काईदार पत्थर को देखा, जिस पर कैंड्रा डंबलडोर लिखा था। उनके नीचे जन्म और मृत्यु की तारीखें लिखी थीं। उनके भी थोड़े नीचे लिखा था उनकी बेटी एरियाना। एक कोटेशन भी था, जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। इसका मतलब है रीटा स्कीटर और मुरियल की बातें सच थी। डंबलडोर परिवार सचमुच यहाँ रहता था। उसके कुछ सदस्य यहाँ मरे भी थे। कब्र को देखना उसके बारे में सुनने से ज़्यादा बुरा था। हरमाइनी हैरी को देख रही थी। हैरी को इस बात की खुशी हुई कि उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। उसने एक बार फिर पत्थर पर लिखे शब्दों को पढ़ा, जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। वो इन शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया। निश्चित रूप से डंबलडोर ने ही इन्हें चुना था, क्योंकि माँ की मौत के बाद वो ही परिवार के सबसे बड़े सदस्य थे। क्या तुम्हें यकीन है उन्होंने इसका जिक्र कभी नहीं किया? हरमाइनी ने बात शुरू की। नहीं, हैरी ने रूखा जवाब दिया। फिर वो दूर मुड़ गया। वो सोचने लगा, काश पत्थर नहीं दिखा होता। वो नहीं चाहता था उसके रोमांच पूर्ण भय की भावना में द्वेष शामिल हो। ये रहा। हरमाइनी कुछ पल बाद अंधेरे में से एक बार फिर चिल्लाई, ओह नहीं, माफ़ करना, मुझे लगा इस पर पॉटर लिखा है। हैरी, ज़रा 1 मिनट आना। वो दोबारा पलटना नहीं चाहता था, लेकिन मन मारकर बर्फ में उसकी तरफ गया। क्या? इसे देखो, ये कब्र बहुत पुरानी है। हैरी को नाम पढ़ने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी। हरमाइनी इसके नीचे बने प्रतीक की तरफ इशारा कर रही थी। हैरी, ये तो पुस्तक वाला निशान है। उसने उस जगह को देखा जहां हरमाइनी इशारा कर रही थी। पत्थर इतना पुराना हो चुका था कि पता लगाना मुश्किल था कि वहां क्या उकेरा गया है। हालांकि अस्पष्ट नाम के नीचे त्रिकोणीय निशान दिख रहा था। हाँ, हो सकता है। हरमाइनी ने अपनी छड़ी रोशन करके पत्थर पर लिखे नाम को देखा। इस पर लिखा था मुझे लगता है इग्नोटस। मैं अपने मम्मी डैडी की तलाश में जा रहा हूँ, ठीक है? हैरी ने उससे कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी चिढ़ थी। वो हरमाइनी को पुरानी कब्र के पास झुका छोड़कर दोबारा चला गया। कई बार उसी जादूगर परिवार की कई पीढ़ियां कब्रिस्तान में नजर आईं। हैरी तारीखों से समझ सकता था कि वो खानदान या तो ख़त्म हो गया है या फिर उसके जीवित लोग गॉड्रिक्स हॉलो से कहीं दूर चले गए हैं। वो कब्रों के बीच से होता हुआ अंदर चला गया। जब वो किसी कब्र के पास पहुंचता तो उसे डर और उम्मीद का झटका महसूस होता। अंधेरा और खामोशी अचानक ज़्यादा हो गए।
हुआ सिर्फ इतना था कि चर्च में किसी ने अभी अभी भीतर की बत्तियां बुझा दी थी। फिर हरमाइनी की आवाज़ अंधेरे में कुछ गज दूर से तीसरी बार आई और स्पष्ट और तीखी थी। हैरी, वो यहाँ है, बिल्कुल यहीं। हरमाइनी के अंदाज से वो जान गया था वो उसकी मम्मी डैडी का जिक्र कर रही है। वो इस एहसास के साथ उसकी ओर बढ़ा जैसे कोई भारी चीज़ उसके सीने पर दबाव डाल रही हो। ये वैसा ही एहसास था जैसा उसे डंबलडोर की मौत के बाद हुआ था। ऐसा दुख जो उसके दिल और फेफड़ों पर भारी पड़ रहा था। कब्र का यह पत्थर केंड्रा और एरियाना की कब्र से सिर्फ 2 कतार पीछे था। डंबलडोर की कब्र की तरह ही ये कब्र भी सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। इस वजह से इस पर लिखी इमारत को पढ़ना आसान था, क्योंकि ये अंधेरे में चमकती हुई लग रही थी। हैरी को इस पर उकेरे गए शब्दों को पढ़ने के लिए झुकने या बहुत ज़्यादा करीब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जेम्स पॉटर, जन्म 27 मार्च 1960, मृत्यु 31 अक्टूबर 1981। लिली पॉटर, जन्म 30 जनवरी 1960, मृत्यु 31 अक्टूबर 1981। जो अंतिम शत्रु नष्ट होगा वह मृत्यु है। हैरी ने इन शब्दों को धीरे धीरे पढ़ा, जैसे उसे मतलब समझने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। फिर उसने आखिरी शब्दों को जोर से पढ़ा, जो अंतिम शत्रु नष्ट होगा वो मृत्यु है। उसके मन में ये भयंकर विचार आया और दहशत भी कि क्या ये प्राण भक्षी जैसा विचार नहीं है, इसे यहाँ क्यों लिखा गया है। हैरी, इसका मतलब मौत को उस तरह हराना नहीं है जिस तरह प्राण भक्षी सोचते हैं। हरमाइनी ने कहा। उसकी आवाज़ में कोमलता का भाव था। जानते हो इसका मतलब? मौत के पार जीना, मौत के बाद जीना। लेकिन वो जीवित नहीं थे, हैरी ने सोचा। वो तो चले गए थे। खोखले शब्द इस सच्चाई को ठुकरा नहीं सकते थे। उसके माता पिता के अवशेष बर्फ और पत्थर के नीचे बेजान थे। इससे पहले कि वो रोक पाता, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके ठंडे चेहरे पर गर्म आंसू बहने लगे। उन्हें पूछने का नाटक करने से क्या फ़ायदा था। उसने उन्हें बहने दिया। उसके होंठ कसकर बंद थे। वो उस मोटी बर्फ की ओर देख रहा था जो उसकी आंखों से उस जगह को छुपा रही थी जहां लिली और जेम्स के अंतिम अवशेष दफन थे, जो अब तक हड्डियों या मिट्टियों में बदल चुके होंगे। उसकी मम्मी डैडी को तो इस बात की जानकारी या परवाह भी नहीं थी कि उनका बेटा इतने करीब खड़ा था, और उसका दिल अब भी धड़क रहा था। वो उनके बलिदान के कारण जिंदा था और इस पल सोच रहा था कि काश वो बर्फ में उनके नीचे उनके साथ सो रहा होता। हरमाइनी ने उसका हाथ पकड़ लिया, इस बार थोड़ा कसकर। हैरी ने उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन उसका हाथ दबा दिया। खुद को संभालने और काबू करने के लिए वो रात की हवा में हाँफते हुए गहरी सांसें ले रहा था। उसे उनके लिए कुछ लाना चाहिए था, लेकिन उसे ख्याल ही नहीं आया। उसने इधर उधर देखा। कब्रिस्तान में किसी पौधे, पत्ती या फूल का कोई निशान नहीं था। हरमाइनी ने अपनी छड़ी उठाकर हवा में गोला बनाया। क्रिसमस का गुलाब वाला हार उनके सामने आ गया। हैरी ने उसे लेकर अपने माता पिता की कब्र पर चढ़ा दिया। इसके बाद वो फौरन वहाँ से चल देना चाहता था। वो वहाँ अब एक पल और खड़े रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने हरमाइनी के कंधों पर अपनी बाँह रखी। हरमाइनी ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया। वो खामोशी में बर्फ पर चलने लगे। वो डंबलडोर की माँ और बहन के पास से निकले। अब वो अंधेरे चर्च और उस छोटे से गेट की ओर बढ़ रहे थे जो अभी नज़र नहीं आ रहा था।